बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बॉक्स मॉडल को डिस्कस किया था और हमने ये पढ़ा था कि तमाम के तमाम HTML एलिमेंट्स या तमाम के तमाम HTML टैग्स वो उनको एक बॉक्स कंसिडर किया जाता है और जिस तरह एक बॉक्स के अंदर कंटेंट होता है, उस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में फासला होता है, किसी एक HTML एलिमेंट और दूसरे HTML एलिमेंट के बीच में फासला होता है। इसी तरह से HTML एलिमेंट के भी पैडिंग्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, मार्जिन्स होते हैं एंड सो ऑन। आज के क्लास में हम CSS पोजीशन प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी से हम चीज़ों को उस चीज़ HTML एलिमेंट्स के पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक जो हम वो बना रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, हम जो HTML एलिमेंट्स बना रहे थे, उसमें क्या था कि जब एक ब्लॉक एलिमेंट होता था तो वो पूरा का पूरा लाइन घेर लेता था और जब एक इनलाइन एलिमेंट होता था तो वो जितना उसका कंटेंट होता था या जितना उसके चाइल्ड होते थे बस उतनी ही जगह वो घेर लेता था। ठीक है। और सब अगर ऊपर आप एक HTML टैग डिफाइन कर लेते थे और उसके नीचे जो टैग डिफाइन कर लेते तो वो उसी ऑर्डर में आ जाते थे। ठीक है। इन चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और राइट, सो let me see. Okay. Why? Seriously? अच्छा, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड भी नहीं है। नो वरीज, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। डाउनलोड्स में जाते हैं, पता नहीं किसने डिलीट किया है। विजुअल आईडीज, वेयर इज आईडीज, मैंने डिलीट भी किया है। सब्लाइम टेक्स्ट है, नोप। एटम है, नोप। चलिए मैं उसको डाउनलोड करके दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, सो मैंने वो फोल्डर खोल दिया है जहाँ पे हम आज का कोड लिखेंगे और यहाँ पे मैं एक index.html फाइल बना लेता हूँ और इस HTML फाइल के अंदर मैं एक हेडिंग बनाता हूँ। आज कौन सा क्लास है? आज 7th क्लास है, तो मैं यहाँ पे 7th क्लास लिख दूँगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक H1 लेते हैं और उस H1 में लिखते हैं CSS पोजीशन प्रॉपर्टी, लेट्स से, और यहाँ इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे, कोई भी पैराग्राफ। तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के नीचे आएंगे। ठीक है। सो अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो ये देखिए एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं या ये जो टेक्स्ट है इसको बॉर्डर्स, ये जो P एलिमेंट है, इस P के बॉर्डर्स से दूर करना चाहते हैं तो हम मार्जिन और पैडिंग्स यूज करेंगे। लेकिन अगर इस होल एलिमेंट का पोजीशन हम चेंज करना चाहते हैं कि ये जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? CSS पोजीशन प्रॉपर्टी है। और पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब ये है कि मैं अगर चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे आए, इसने मतलब ये जिस एलिमेंट के बाद हो उस एलिमेंट के बाद ये जगह घेरे के ना घेरे इस डॉक्यूमेंट में, और अगर वो जगह घेरता है तो वो कहाँ पे होगा और अगर जगह नहीं घेरता तो कहाँ पे होगा। सो दिस इज द पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है कि आप कहाँ पे हैं। तो एक HTML एलिमेंट कहाँ पे वो फिक्स करना है, कहाँ पे उसको मूव करना है, ये किस प्रॉपर्टी का कमाल है? ये CSS पोजीशन प्रॉपर्टी से हम इसको कंट्रोल करते हैं। सो
The position property specifies the type of positioning method used for an element. एक एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए कौन सा पोजीशनिंग मेथड हम यूज करेंगे, वो स्टैटिक होगा, वो रिलेटिव होगा, फिक्स्ड होगा, एब्सोल्यूट होगा, स्टिकी होगा, कौन सा पोजीशन उसका होगा. So we will be discussing all these 5 different position values. अच्छा, टाइप्स ऑफ पोजीशन, कौन कौन सी वैल्यूज हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को दे सकते हैं. तो मेरा मतलब क्या है पोजीशन की प्रॉपर्टी और पोजीशन की प्रॉपर्टी. यहाँ अगर मैं स्टाइल लिखना चाहता हूँ इस HTML फाइल के अंदर, तो मैं स्टाइल टैग के अंदर लिखूंगा, और अगर लेट से मैं P पे कोई स्टाइल्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो P लिख लूँगा और यहाँ इसके अंदर इसके स्टाइल्स लिखूंगा. लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि बॉडी में जो टेक्स्ट वो है वो चेंज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली है उसको चेंज कर लेता हूँ. और कौन सी, लेट से लुसीडा सेंस जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको मैं सेट कर लेता हूँ फॉर ऑल द बॉडी. तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये चेंज हो जाएगा और इस तरह का कुछ वो बन जाएगा. मेरे ख्याल से एरियल भी अगर है तो एरियल कर लेते हैं, एरियल सही है, ठीक है. अच्छा, अब अगर हम इस P को पोजीशन करना चाहते हैं, मैं अगर यहाँ पे एक बॉर्डर बनाऊं तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे. अगर एक लाइन में बनाना चाहते हैं बॉर्डर विथ, बॉर्डर टाइप और बॉर्डर कलर, लेट से मैं क्रिम्सन देना चाहता हूँ, ठीक है. तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया. अगर हम इस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं फ्रॉम द बॉर्डर तो कौन सी प्रॉपर्टी है, पेडिंग प्रॉपर्टी है. और जो वर्टिकल पेडिंग है उसको उसकी अलहदा वैल्यू में देना चाहता हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल पेडिंग है उसकी अलहदा वैल्यू देना चाहता हूँ. और बात मुझे ये बताओ, अगर मैं एक वैल्यू पेडिंग को दे दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा पेडिंग है, ये लेफ्ट पेडिंग है, राइट पेडिंग है, बॉटम पेडिंग है, क्या टॉप पेडिंग है, लेफ्ट पेडिंग है. अच्छा, अगर मैं राइट पेडिंग को भी देना चाहता हूँ तो फिर क्या करूँगा. अच्छा ठीक है, और अगर फिर और भी दें फिर चारों लिखेंगे. दरवेश आप क्या कहते हैं इस बारे में. ये टॉप बॉटम, अगर मैं सिर्फ एक लिख लेता हूँ तो ये टॉप और बॉटम को स्पेसिफाई करता है. हाँ, सारे एक अगर लिख लेते हैं तो वो सब के लिए होता है. अगर 2 लिख लेते हैं फहद तो फिर लेफ्ट राइट के लिए. कौन सा टॉप बॉटम के लिए होता है. एग्जैक्टली, पहला टॉप और बॉटम के लिए और दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए. तो मैं 10 पिक्सल सब के लिए नहीं चाहता, मैं लेफ्ट और राइट को ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स लिख लूँगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो पैडिंग है वो इस पैडिंग से ज़्यादा है, ठीक है. अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर मैं इसकी पोजीशन की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन की तो कोई वैल्यू होगी ना, हर एक CSS प्रॉपर्टी की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है. तो सॉरी फॉर दैट, मैं जूम कर लेता हूँ. तो पोजीशन की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है. और वो पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, वो पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो मेरे ख्याल से स्टैटिक है. तो जिस HTML एलिमेंट की पोजीशन को आप डिफाइन नहीं करते पोजीशन की प्रॉपर्टी को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्टैटिक होता है. तो इस अगर आप स्टैटिक लिख लें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. समझ आ गई. मैं एक और काम करता हूँ, एक डिव भी ले लेता हूँ. यहाँ पे ये एक डिव है मेरे पास और दिस इज आवर फर्स्ट डिव, ठीक है. इसके अंदर कंटेंट लिख लेता हूँ और इसको ID दे देता हूँ div1, ठीक है. इस ID से कैसे स्टाइल करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि ID से सेलेक्ट करूँ तो हैश और फिर div1, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करूँ. बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, मैं उसको ओवरराइड करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसको पर्पल करना चाहता हूँ. और इसका जो विड्थ है वो मैं करना चाहता हूँ लेट्स से 50%, ओके. और जो हाइट है वो मैं 30% करना चाहता हूँ, ठीक है. मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो डिव हाइट नहीं लेगा, और ये मैं पूछूंगा अहमद से क्यों डिव हाइट नहीं ले रहा. मैंने तो वहाँ पे 30% किया है,
और 30% तो इतना नहीं है, वो तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, क्यों div हाइट नहीं ले रहा? रोमान क्यों? हाँ नहीं, दरवेश आप बताएं। दिस इज द पॉइंट, परसेंट में हाइट की वैल्यू वो नहीं लेगा, विथ की ले सकता है लेकिन हाइट की वैल्यू परसेंटेज में आप नहीं देंगे। पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, हाइट परसेंट में भी दे सकते हैं। ईएम एक और यूनिट है, पिक्सल से थोड़ा बड़ा है, 4 पिक्सल्स एक ईएम में होते हैं मेरे ख्याल से, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाइट में सिर्फ परसेंटेज नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास व्यू पोर्ट भी है और आपके पास पूरा का पूरा वो भी है, क्या कहते हैं, पूरा पेज भी है। तो परसेंट का क्या मतलब है? अगर आप चाहते हैं कि जो व्यू पोर्ट मुझे नजर आ रहा है इसका 30%, तो फिर उसके लिए आप ये करें, यहाँ पे यूनिट लगाए VH। VH का मतलब है व्यू हाइट, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जितना नजर आ रहा है उसका 50% विथ, तो फिर VW, व्यू विथ, व्यू हाइट, व्यू विथ, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, तो ये देखिए अभी उसने वो ले लिया। मेक सेंस राइट? अगर मैं उसको छोटा करूंगा इस व्यू पोर्ट को, तो क्या इस डिव की हाइट कम होगी या नहीं, या इसी तरह रहेगा? ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो ये देखिए इसका हाइट कम हो गया। क्यों? व्यू पोर्ट कम हो गया है या नहीं कम हुआ? मुझे सिर्फ लगा है कम हो गया है, राइट? क्यों? इस वजह से कि यहाँ पे जो व्यू पोर्ट है वो कम हो गया है। तो अब व्यू पोर्ट का जो 30% है, 30 VW है, वो कितना है? वो इतना बन रहा है। तो मैं वापस इसको ऑलराइट, सो अच्छा, यहाँ पे अब देखें, ये जब नहीं था ना, तो व्यू विथ हमने इसको 50% दिया है, तो ये देखिए ये बड़ा था, क्योंकि व्यू पोर्ट बड़ा था तो उसका विथ ज्यादा बन रहा था, तो उसका 50 VW वो इतना होगा। लेकिन अगर हम इस व्यू पोर्ट को छोटा करेंगे, व्यू पोर्ट का मतलब कि जितना वेबसाइट हमें नजर आ रहा है, इसको वेबसाइट का वो हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है उसको व्यू पोर्ट कहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसका पोजीशन, इस डिव का पोजीशन स्टैटिक करूं या ना करूं, बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक होता है, सो नो वरीज। एक और डिव भी बना लेते हैं, इसको मैं आईडी दे देता हूं div2, और दिस इज आवर सेकंड डिव, ठीक है। और इसको भी स्टाइल करते हैं थोड़ा सा, तो div2 और बैकग्राउंड कलर लेट से इसका ऑरेंज है, और विथ जो है वो है लेट से 40 VW, और जो हाइट है वो कितना है, वो लेट से 20 VH है। VW भी आप हाइट को दे सकते हैं, लेकिन वो विथ के हिसाब से है ना, तो इसलिए हाइट को विथ का क्यों वो यूनिट दे, ठीक है। अच्छा शाफात, अगर मैं इस दिस इज आवर सेकंड डिव को मूव करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से मैं इसको मूव करूँगा ताकि ये उससे दूर हो जाए? मार्जिन। और वो कौन सा मार्जिन है? लेफ्ट मार्जिन है क्या राइट? टॉप मार्जिन है, शाबाश। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा div2 में मार्जिन टॉप लेट से 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो इससे मूव हो जाएगा। परसेंट में भी आई गेस दे सकते हैं, दे 10% अगर कर दे तो बहुत दूर हो जाएगा ना, क्योंकि 10% काफ़ी ज़्यादा होता है। सही है, मैं पिक्सल्स कर लेता हूँ क्योंकि हम परसेंट में मार्जिन्स को नहीं देते, अक्सर पिक्सल्स में देते। अच्छा, मेक सेंस राइट? तो स्टैटिक पोजीशन में क्या होता है? HTML elements are position static by default. An element with position static is not positioned in any spatial way. It is always positioned according to the normal flow of the page. और normal flow of the page क्या है?
ऊपर एलिमेंट है, उसके नीचे एलिमेंट आप डिफाइन करेंगे तो वो उसके नीचे आएगा। और जितना अगर वो ब्लॉक है तो पूरा लाइन घेरेगा, अगर वो ब्लॉक नहीं है तो फिर वो जितना उसका कंटेंट है उसके अंदर या जितने उसके चिल्ड्रन स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं बस वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा। सो दिस इज द नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो का ये मतलब है जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे उसी सीक्वेंस में हमें वेबसाइट में भी नजर आएगा। तो ये जो डिव्स हम देख रहे हैं ये एक दूसरे के नीचे है ना, तो हमें एक दूसरे के नीचे दिखाई दे रहे हैं, और जितना हमने हाइट और विड्थ स्पेसिफाई किया हुआ है बस उतना ही घेर रहे हैं, लेकिन ये दोनों चूंकि वो है ब्लॉक है इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम किसी का पोजीशन रिलेटिव करें तो फिर उसका मतलब क्या होगा, लेकिन रिलेटिव को पढ़ने से पहले मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ कि रिलेटिव वो कैसे, मतलब एक एलिमेंट को अगर हम रिलेटिवली पोजीशन करते हैं तो कैसे दिखाई देगा। मैं कुछ R&D करता हूँ, कुछ साइट्स देखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको फिर बताऊंगा कि कौन कौन से वो है। तो लाइव डेमो, अच्छा, राइट सर्विसेज, अच्छा, pricing started, ओके सो इस पे नहीं है, दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी मेरे ख्याल से नहीं। राइट, सो कंटेक्ट में आ जाते हैं, रजिस्टर में आ जाते हैं, यहाँ पे पोजीशन है, नो यहाँ भी नहीं है। लॉगिन की तरफ आ जाते हैं, लॉगिन में भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे मुझको, अच्छा, आप वो ना हो, तंग ना हो, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं? ये अच्छा, अगर हम इस कार्ड्स को इस डिफ के नीचे डिफाइन कर लेते हैं तो ये कहाँ पे आएंगे? हाँ, डिफ के नीचे आएंगे, लेकिन ये आधे ऊपर हैं और आधे नीचे हैं, और उस पिछले डिफ के ऊपर आ रहे हैं। अब इसकी देखिए प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें। मुझे ये बताएं कि इसमें आपको खास बात इन कार्ड्स में क्या नजर आ रही है? अच्छा, नाइस, डिफ इनलाइन है एक प्रॉपर्टी, इसने वो गेस कर ली। आप बताएं रोमान, आपको खास बात क्या नजर आ रही है जो अभी तक आपने नहीं देखा, अपने जो नॉलेज में आपने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसमें एक खास बात क्या है? आप कौन सा पॉइंट इससे गेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, यानी ये जहां पे डिफाइन है आधा वो जगह ले रहा है और आधा किसी और एलिमेंट के ऊपर गया हुआ है। मेक सेंस? तो यही मेन, अब प्रॉपर्टीज को नोट करें तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इसने अपनी जो जगह है, ये देखिए कार्ड की जो जगह है ये भी इसने घेरी है, और ये उस जगह भी इसने घेरी है, और ये उसके साथ ऊपर भी चला गया है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं, छोटा हो गया है, मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा, ये ए है, चले, लेकिन मैं आपको डिफ से करके दिखाऊंगा। अच्छा, तो अगर आप इनको डिफ्स कंसिडर करें और ये अपने पोजीशन पे इनको कंसिडर करें, या डिफ नहीं, चलो स्पेन कंसिडर करें, लेकिन ये अपने उस पोजीशन से ऊपर आए हैं, तो इनका जो पोजीशन है वो क्या है? वो रिलेटिव है। वो क्या है? रिलेटिव है।
और चीज़ भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसी चीज़ को बनाने की, चलो एक एलिमेंट को दूसरे पे ओवरराइड करते हैं। तो पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन क्या है? एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। पहले क्या था स्टैटिक में कि जब एक एलिमेंट नया हम बनाते थे तो वो एलिमेंट क्या करता था स्टैटिक पोजीशन में, नॉर्मल फ्लो में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। और नॉर्मल फ्लो क्या है कि वो दूसरे एलिमेंट को देखता था कि ये कहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो वो अगर ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके नेक्स्ट लाइन में आ जाता था, और अगर वो इनलाइन एलिमेंट है, वो ऊपर वाला या ये खुद, तो वो उसी लाइन में आ जाते थे। अब रिलेटिव पोजीशन में क्या है? रिलेटिव पोजीशन में भी यही बात है कि वो उसी तरह से अपने पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, लेकिन हम अगर पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो हम उस एलिमेंट को अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो ऐसा तो हम मार्जिन से भी कर सकते हैं। जब किसी एलिमेंट का पोजीशन रिलेटिव हो, ये देखिए, गौर से देखें, अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव, ये देखिए, इस डिफ का पोजीशन क्या है? स्टैटिक है ना। मैंने इसको मार्जिन लेट्स से मार्जिन टॉप की बजाय मैं इसको मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स दे देता हूं, या चले इसको नहीं, इसी को दे देता हूं मार्जिन बॉटम, लेट्स से 50 पिक्सल्स। तो आप क्या कहेंगे कि ये नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा? 50 पिक्सल्स नीचे आएगा ना। मैं यहाँ पे लिंक का एक टैग डिफाइन कर लेता हूँ, लिंक सॉरी, एक एंकर टैग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ https google.com। ठीक है, गो टू गूगल, सही है। अच्छा, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये 50 पिक्सल्स उसके नीचे आ गया। तो अगर आप मार्जिन्स देते हैं ना पोजीशन स्टैटिक में, तो वो मार्जिन्स और वो एलिमेंट, सारा स्पेस वो एलिमेंट कवर कर लेता है, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। अब ये देखिए, ये पूरी की पूरी जगह, यानी ये डिफ इसने जो जगह घेरी हुई है और इसका जो मार्जिन बॉटम है, ये सब इसने घेरा हुआ है, इसके अंदर कोई एलिमेंट आ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसका पोजीशन स्टैटिक करूं, सॉरी पोजीशन रिलेटिव करूं, तो पोजीशन रिलेटिव में क्या होगा? पोजीशन रिलेटिव में अगर आप पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं और आप टॉप, लेफ्ट और बॉटम ये चीज़ें डिफाइन नहीं करते, तो तब कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आपको टॉप, लेफ्ट और बॉटम, राइट और ये चीज़ें डिफाइन करने होंगे, कम से कम एक डिफाइन करना होगा। मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ बॉटम 20 पिक्सल्स, अब आप देखें ये उस दूसरे एलिमेंट के ऊपर चला गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास पोजीशन रिलेटिव होगा और हम मार्जिन्स और पेडिंग्स देंगे टॉप, लेफ्ट, बॉटम और इन प्रॉपर्टी से, तो वो मार्जिन्स इसके साथ हिसाब नहीं होंगे। ये जिस जगह में आता है बस उसी जगह को ये घेरेगा। अगर आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम या राइट देंगे तो उसी जगह की निस्बत से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये पहले कहाँ पे था? यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो हमने जब बॉटम 20 पिक्सल्स कितना दिया है, हमने बॉटम जब 20 पिक्सल दे दिया है, तो 20 पिक्सल से इसने क्या कर लिया? इसने अपनी जगह तो घेरी हुई है, उसमें ये लिंक ऊपर आ गया नहीं, अपनी जगह इसने घेरी हुई है। डॉक्यूमेंट में जो इसकी अपनी जगह थी ये इसने घेरी हुई है। बॉटम अगर हम 20 पिक्सल्स दे देते हैं तो उसी जगह की निस्बत से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी ये इस जगह पे मौजूद है। मैं अगर इसको कहूं कि तुम्हारा पोजीशन रिलेटिव हो गया है और तुम बॉटम ले लो लेट्स से 20 पिक्सल्स,
अच्छा लिसन, अगर मैं इस एलिमेंट को कहूं कि आपका पोजीशन रिलेटिव हो गया है और मैं इसका बॉटम डिफाइन करूं 20 पिक्सल्स, तो ये पहले जिस जगह पे था उसी जगह के रिलेटिव ये अपने आप को 20 पिक्सल्स ऊपर ले जाएगा। तो इसको इसीलिए रिलेटिव कहते हैं कि ये जिस जगह में नॉर्मल फ्लो में जिस जगह पे आता है उसी जगह के निस्बत से अपने आप को एडजस्ट करता है जब आप उसको टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट दे देते हैं। अच्छा एक और काम करते हैं, मैं इसको लेफ्ट भी दे देता हूं। लेफ्ट चलो मैं कर लेता हूं 30 पिक्सल्स, ठीक है। नहीं, पोजीशन के साथ आप बॉटम लेफ्ट विदाउट मार्जिन्स, ठीक है। मैं जब इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तो अपनी जगह से ये 20 पिक्सल्स हट गया है, ठीक है। अब ये पहले किस जगह पे था, यहां पे, ठीक है। तो उससे 20 पिक्सल्स इसने अपने आप को मूव कर लिया है, ठीक है। अब मुश्तबा जोर दबा के निश्ता मना प्रेद सड़िए। ओके, समझ आ गई? अगेन कहता हूं, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अगर मैं इससे ये 3 चीजें हटाऊं तो ये कहां पे आएगा नॉर्मल फ्लो में? ये यहां पे आएगा, ठीक है, अपनी जगह को घेरेगा। अगर नॉर्मल पोजीशन स्टैटिक में हम इसको मार्जिन बॉटम देंगे तो वो मार्जिन बॉटम भी हिसाब होगा इसी के साथ, यानी ये एलिमेंट सिर्फ अपनी हाइट और विड्थ नहीं घेरेगा बल्कि साथ साथ जो मार्जिन्स हैं उन जगह को भी ये ऑक्युपाई करेगा, उसमें कोई और नहीं आ सकेगा, उसमें कोई और नहीं आ सकेगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए इसने धक्का दे दिया है लिंक को 50 पिक्सल्स। लेकिन अगर मैं इसके पोजीशन को चेंज करूं रिलेटिव में तो पोजीशन रिलेटिव से क्या होगा? अगर हम टॉप लेफ्ट और बॉटम नहीं देंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम टॉप लेफ्ट और बॉटम देंगे तो फिर क्या होगा? अगर मैं यहां पे बॉटम दे दूं 50 पिक्सल्स तो क्या होगा कि ये अपनी जगह जितनी इसकी हाइट और विड्थ थी ये उतनी ही जगह घेरेगा, बाकी जिस जगह पे ये मौजूद था उसी के निस्बत से अपने आप को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज यू हैव गिवन। और आपने कौन सी प्रॉपर्टी दी है? बॉटम 50 पिक्सल्स। तो ये इसी जगह को भी घेरेगा और इस जगह की निस्बत से 50 पिक्सल्स ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तो ये ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन रिलेटिव में मार्जिन्स वो एलिमेंट के साथ हिसाब नहीं होते, यानी मार्जिन्स का मतलब ये जो बॉटम लेफ्ट और ये चीजें आप देते हैं, सही है। इसकी वजह से जो गूगल वाला लिंक है उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, नीचे आएगा। एग्जैक्टली, इनके टॉप बॉटम लेफ्ट और इन चीजों की वजह से कोई और एलिमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गो टू गूगल भी रिलेटिव हो तो ये अपने इस जगह को घेरेगा और बस, फिर और एलिमेंट्स इससे इफेक्ट नहीं होंगे। एग्जैक्टली, गो टू गूगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको आप शिफ्ट कर रहे हैं ना सिर्फ उसी पे फर्क पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स वो अपनी जगह पे पड़े रहेंगे। लेकिन एक बात है, वो ये है कि इस एलिमेंट ये ऊपर आ गया है, अगर हम इस एलिमेंट को नीचे करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? नहीं, टॉप का मतलब तो ये है कि इसको धक्का दे दो ऊपर से इसको धक्का दे दो, नीचे ले आओ। अच्छा, अगर मैं इसको राइट दे दूं, ये देखिए ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं राइट दे दूं लेट्स से 40 पिक्सल्स तो फिर देखें अपनी जगह से ये 50 पिक्सल्स टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, जुगाड़ मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन ये जो चीज है मैं इसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि ये जो नीचे लेयर है ये इसके ऊपर आ जाए। तो क्या करेंगे? ये जो पर्पल कलर है मैं चाहता हूं कि ये इसके ऊपर आए। तो आपने फाइल देखी है वो जो आप उसमें अपने मैट्रिक का और उनका सर्टिफिकेट या एल्बम देखा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके पास साफ शफाफ लेयर्स होते हैं, ठीक है। जब आप टॉप लेयर पे
एक तस्वीर रख लेते हैं तो नीचे के लेयर्स आपको नजर आते हैं? नहीं। आप क्या करेंगे, उस तस्वीर को हटाएंगे, या लेट से अगर वो तस्वीर छोटी है तो जितनी जगह उस तस्वीर ने घेरी है उसमें आपको नीचे नजर नहीं आएगा, लेकिन जो साफ शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है, उससे नीचे आपको नजर आएगा। अब ये इसमें HTML वो वेबसाइट्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स अगर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो एक एलिमेंट टॉप पे कंसिडर होगा और बाकी एलिमेंट्स उसके नीचे कंसिडर होंगे, जिस तरह लेयर्स होते हैं। कौन सा एलिमेंट टॉप पे कंसिडर होगा? जो नीचे आएगा। लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए Z इंडेक्स है। Z एक्सेस आपने पढ़ा है, मैथ्स भी सीखते हैं आज। अच्छा, हमारे पास ना एक एक्सेस होता है। अगर एक ही हम सिर्फ फासला नाप रहे, लेंथ नाप रहे हैं, तो हमारे पास एक ही एक्सेस होता है जिसको एक्सेस कहते हैं। अगर हम एरिया नाप रहे हैं तो फिर उस हमारे पास क्या आ जाता है? Y एक्सेस भी आ जाता है। अगर हम हाइट भी नाप रहे हैं तो फिर एक Z इंडेक्स आ जाता है। तो इसको Z इंडेक्स इसलिए कहते हैं कि ये एक किस्म से हाइट है। आपके पास ये जो है ये x है, ये आपके पास y है, और ये जो ऊपर है, ऊपर से आप जिस तरह देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के बीच में और लैपटॉप के बीच में अगर एक सीधा लाइन ड्रा किया जाए तो ये Z इंडेक्स है। तो मैं अगर चाहता हूं कि div1 वो उसका Z इंडेक्स हाई हो, वो टॉप पे आ जाए, तो उसका Z इंडेक्स मुझे हाई करना होगा। लेट्स से मैं वो क्या कर लूँगा, मैं 100 कर लूँगा, एक हाई वैल्यू उसको दे देता कि वो टॉप पे आ जाए। वो नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे जो Z इंडेक्स है उसको मैं कम करूँगा। नहीं, ये नंबर आपने देना होगा ना। अच्छा, मैं इसको 100 कर लेता हूँ और Z इंडेक्स को यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, फिर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये मसला मुझे पता है, लेकिन मैं भूल गया हूँ। Z इंडेक्स इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, अगर आप ये सर्च कर लें तो आ जाएगा। फिक्स पोजीशन पे काम। The Z index property only works on HTML elements with a position value other than static। और हम किसको दे रहे हैं? हम static को दे रहे हैं, इसलिए काम नहीं कर रहा। ये देखिए div1 static है ना, हमने वहाँ पे कुछ नहीं दिया। तो मैं क्या कर दूंगा कि इसके Z इंडेक्स को नेगेटिव में कर लूँगा, -100 कर लूँगा, तो शायद फिर हो जाए। सही है। तो Z इंडेक्स के लिए पोजीशन स्टैटिक के अलावा कोई और प्रॉपर्टी ज़रूरी है। समझ आ गई? ये लेयर अब उससे नीचे हो गया है। जिसने फोटोशॉप पढ़ा हो, थोड़ा सा इलस्ट्रेटर पढ़ा हो, बहुत आसानी से उसको समझ आ जाए। जिसने एडिटिंग की हो थोड़ी सी, उसको भी समझ आ जाएगी। अच्छा, मोबाइल पे जहाँ पे भी लेकिन ये दिस वाज जस्ट Z इंडेक्स। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि Z इंडेक्स भी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमसे फिर रह जाती है और फिर हम उसको मतलब एक डेडिकेटेड क्लास नहीं दे सकते। अच्छा, तो पोजीशन रिलेटिव की समझ आ गई। अब उस पे एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं कि एक डिव बनाते हैं। नहीं, वो पोजीशन का काम नहीं है। ठीक है, ब्लॉक और ये डिस्प्ले का काम है। उस कार्ड वाला फीलिंग्स में ले आता हूँ। तो मैं एक वो बनाता हूँ, login.html बनाता हूँ। ठीक है, और आप सिर्फ मैजिक देंगे। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ये बना दूंगा और मैं लेट से लॉगिन होना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक डिव बना लूँगा और उस डिव को मैं आईडी दे दूँगा क्या, लेट से कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर को मैं एक बैकग्राउंड इमेज देना चाहता हूँ। तो मैं स्टाइल टैग के अंदर कंटेनर को सेलेक्ट कर लूँगा और इस कंटेनर के अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज दूंगा ना, राइट, मेक सेंस। या इमेज में हम एक ग्रेडियंट दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हैं? लीनियर ग्रेडियंट टू राइट लेट से, और पहला जो कलर है वो पर्पल है और दूसरा जो है वो ऑरेंज है लेट से। ठीक है, ये हमारे पास वो आ गया और इसकी जो हाइट है वो मैं कर लेता हूँ लेट से 30 VH।
मेक सेंस राइट। और इसका जो विथ है वो मैं 100% कर लेता हूँ या 100 VW। अगर मैं इसी फाइल को खोलूं तो कुछ इस तरह का वो नज़र आ जाएगा। अगर मैं इन मार्जिन्स को ख़त्म करना चाहता हूं तो ये ब्राउज़र बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन लेता है, तो उसको मैं ख़त्म कर लूँगा और उसके मार्जिन को मैं ज़ीरो कर लूँगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब एक फॉर्म मैं बनाता हूँ और उस फॉर्म के अंदर मैं कुछ एक डिव बनाता हूँ और उस डिव के अंदर में लेबल लेट से ईमेल और एक पासवर्ड और इनपुट जो टाइप है वो क्या है, ईमेल है लेट से, प्लेस होल्डर जो है वो है इंटर ईमेल और इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये इस तरह आएगा। मेक सेंस राइट, विच इज ऑब्वियस। इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और साथ में मैं ना यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे मैं इसका टाइप भी पासवर्ड कर लेता हूँ और इसका जो टाइप है वो इंटर पासवर्ड कर लेता हूँ प्लेस होल्डर और यहाँ पे एक बटन बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लॉगिन। अब आप बच्चे नहीं है कि मैं यहाँ पे BRs लगाऊंगा ताकि वो नीचे हो जाए, हम मार्जिन से सारा काम करेंगे। अच्छा, मैं इस फॉर्म को भी थोड़ा सा स्टाइल करना चाहता हूँ, तो फॉर्म पहले तो मैं बॉडी को भी थोड़ा सा अच्छा फॉन्ट फैमिली दे दूंगा एंड दैट वुड बी व्हाट, ये सही है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ ताकि इसके अंदर जो फॉर्म है मतलब डिव्स हैं जो लेबल और इनपुट है वो फॉर्म के साथ बिल्कुल चिपके हुए ना हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये शो होगा। तो 1 पिक्सल सॉलिड RGBA 0 0 0 और 0.1 ये कलर है। ठीक है, कलर है बहुत डार्क ग्रे सा कलर है ये इस तरह। ये देखिए आपको सही नज़र भी नहीं आएगा, मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब आ गया नज़र ये पूरा का पूरा। अच्छा, मैं इसको नहीं चाहता कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना वो ले लें 100% विथ ले ले, मैं चाहता हूँ कि ये ले ले तकरीबन 40 VW। ठीक है, और ठीक है, मेक सेंस राइट। रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये इतना बन गया है। ठीक है। अच्छा, एक और काम ये करते हैं कि बहुत बड़ा हो गया है, मैं इसको 30 VH कर देता हूँ, तो VW कर देता हूँ। अच्छा, तो अब ये देखिए ये इसके साथ बिल्कुल मतलब चिपका हुआ है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और ये ऊपर भी है, ऊपर भी बिल्कुल लगा हुआ है। तो मैं पैडिंग दे देता हूँ ताकि ये इसके जो चिल्ड्रन है ये इससे थोड़े दूर हो जाएं। तो टॉप जो पैडिंग है वो मैं 30 पिक्सल्स कर दूंगा और जो लेफ़्ट है वो मैं लेफ़्ट और राइट है वो मैं 40 पिक्सल्स कर दूंगा, तो ये इस तरह बन जाएगा, विच इज़ मेकिंग सेंस राइट। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमने डिस्प्ले नहीं पढ़ा अभी तक तो मैं यहाँ पे BR लगा दूंगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इस इनपुट को भी थोड़ा सा स्टाइल करूँ, तो इनपुट को मैं विथ दे दूंगा तकरीबन 100%। तो 100% का मतलब ये होगा कि ये जितना विथ है इसके अवेलेबल विथ है बस वो पूरा का पूरा। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट का जो विथ होता है वो स्क्रीन का 100% नहीं होता। ठीक है, फॉर्म के अंदर इनपुट है तो उसका जो विथ आप 100% कर ले तो आप ये ना समझे कि ये पूरे स्क्रीन जितना हो जाएगा। इसका पेरेंट जितना इसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उतना ही विथ को ये 100% कंसिडर करेगा। ठीक है, तो मैं इसको 90% दे देता हूँ कि आपको पेरेंट ने जितना विथ दिया है उसका आप 90% वो कर लें। अच्छा, ये अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे ना तो उसके बॉर्डर बहुत नज़दीक है जो कि बहुत बुरे लग रहे हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके बी पैडिंग को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ और टॉप और बॉटम को 7 पिक्सल्स और लेफ़्ट और राइट को 10 पिक्सल्स कर लेता हूँ, तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, और फिर बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं और फिर मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा था। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वो कर लेते हैं, डॉजर ब्लू कर लेते हैं और यहाँ पे एक और काम करते हैं कि
जो पैडिंग है वो सही कर लेते हैं। और पैडिंग कितना है, लेट्स से 8 पिक्सल्स, और 8 पिक्सल्स दे देते हैं क्योंकि इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, तो राइट और लेफ्ट वो दोनों मतलब होते हैं, उसमें इतना मसला नहीं होता। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हाँ नहीं देंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, वो 20 पिक्सल्स कर लेता हूँ। और इसका जो बॉर्डर है मैं उसको नन कर देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर नहीं चाहता। तो अगर बॉर्डर हो उसको आप ओवरराइट करना चाहते हैं कि बॉर्डर ना हो, तो बॉर्डर नन करें, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, वाइट करना चाहता हूँ। और जो इसका ये वो है वो मैं 30 पिक्सल्स लेट से, और इसको थोड़ा सा कम करके 7 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, विड्थ को ना मैं कितना कर देता हूँ, 90%, ताकि इससे ब्लॉक बन जाए। और ये क्या हो रहा है, ये 100% में कर देता हूँ। ये क्यों ऐसा हो रहा है, अब सही हो गया है। अच्छा, अगर आप हाइट और विड्थ, अच्छा ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप हाइट और विड्थ किसी एलिमेंट का डिफाइन कर लेते हैं तो उसमें पैडिंग्स और मार्जिन्स नहीं आते। अब पैडिंग्स उसमें नहीं आते, ये देखिए आपको बताता। अगर मैं इसका विड्थ ना वो 100 पिक्सल्स कर लूँ, कितना कर लूँ, 100 पिक्सल्स, तो इसका विड्थ कितना होना चाहिए, 100 पिक्सल, और इसको कंफर्म करते हैं। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ ना, तो इसका जो विड्थ है वो कितना है, 100 मल्टीप्लाई 30 है। मैं अगर पैडिंग को इसके नीचे ले आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ और फिर देखूँ, अब भी 100 है और पिक्स वो भी इसमें आ रहे हैं। चलो ये यहाँ पे नहीं करते। अच्छा, अगर मैं इसको धक्का देना चाहता हूँ तो मार्जिन टॉप, और लेट्स से वो 20 पिक्सल्स, सही है, राइट। सो दिस इज लाइक दिस। अच्छा, आपने देखा होगा ना ये फॉर्म ना ऊपर गया होता है, कहाँ पे गया होता है, ऊपर गया होता है। अच्छा, बाय द वे अगर आप किसी चीज को सेंटर करेंगे तो ये मैंने मार्जिन में बताया था, अगर किसी पैराग्राफ के अंदर या किसी हेडिंग को आप सेंटर में करना चाहते हैं, बता देता हूँ, गौर से देखें। अच्छा, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये H1 है, लेट्स से फॉर टेस्टिंग। इस H1 को मैं स्टाइल कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिम्सन, ठीक है। अब गौर से देखें आप, इसने कितनी जगह पकड़ी है, पूरा 100% विड्थ वो घेरा हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो चूंकि इसका टेक्स्ट वो यहाँ पे है और मैंने ऑलरेडी ये इसने 100% विड्थ घेरा हुआ है, तो मैं इसको सेंटर करने के लिए आसान बात ये है कि मैं इसको टेक्स्ट अलाइन दे दूँ, क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट, उसमें राइट भी है लेफ्ट भी है, तो मैं अगर इसको सेंटर करूँ तो ये सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस H1 का, मेरे ख्याल से H1 की हाइट और विड्थ आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं अगर इसको 100 पिक्सल्स कर लेता हूँ और देखते हैं कि 100 पिक्सल्स में ये कितनी जगह घेरता है, तो इतनी जगह घेरता है, ठीक है। 100 पिक्सल्स हमने इसको विड्थ दे दिया है, तो 150 कर लेते हैं। तो इस 150 पिक्सल्स जितना इसका विड्थ बन रहा है ना, उस विड्थ के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट अलाइन सेंटर से इसके जो अंदर टेक्स्ट है वो अपने आप को इस एलिमेंट के बीच में करेगा। समझ अब आ गई? टेक्स्ट अलाइन सेंटर से किसी एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो अपने आप को एलिमेंट के मुकाबले में सेंटर में करता है। लेकिन अगर हम इस H1 को सेंटर में करना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? H1 को, पूरे एलिमेंट को सेंटर में करना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए हम मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो देंगे।
और मार्जिन लेफ्ट ऑटो अगर मैं इसको दे दूं तो आपको पता है क्या होगा, ये राइट पे चला जाएगा। मार्जिन लेफ्ट अगर मैं इसको ऑटो दे दूं ना, ऑटो, तो ये कहां पे चला जाएगा, राइट पे। क्यों? इसलिए कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो का मतलब ये है कि इस एलिमेंट का, ये जिस लाइन में है, इसको जितना अवेलेबल स्पेस है, उस स्पेस अगर मार्जिन लेफ्ट हम ऑटो कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा का पूरा स्पेस इस एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे कर दो। अगर हम मार्जिन राइट ऑटो कर देंगे तो इसका मतलब यह होगा कि इस एलिमेंट के लाइन में जितना स्पेस है वो सब इसके राइट पे करो। लेकिन हम इस एलिमेंट को अगर बीच में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। तो वो सारा का सारा स्पेस वो राइट और लेफ्ट के मार्जिन में डिवाइड हो जाएगा और एलिमेंट बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। तो मैं इसको ना हटा देता हूं इस पूरे के, आपको समझ आ गई ना। तो अब मैं फॉर्म को क्या करना चाहता हूं, मैं इसको बीच में करना चाहता हूं। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, पूरे फॉर्म को, फॉर्म के अंदर के टेक्स्ट को नहीं, फॉर्म को पूरा। तो मार्जिन राइट ऑटो है, मैंने कोई गलती कर दी, ओह माय गॉड। अच्छा, सो फॉर्म के अंदर मैं लिख लेता हूँ मार्जिन लेफ्ट और राइट में ऊपर को 0 कर लेता हूँ। इस तरह भी लिख सकते हैं, नो, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। ये देखिए बिल्कुल बीच में आ गया है। अच्छा, सही है, वेल एंड गुड। हम इसको अब ऊपर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये इसी जगह को घेरे, लेकिन ये इस थोड़ा 50-70 पिक्सल इस बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए। शाबाश, क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव, और उसको हम बॉटम देंगे कितना, 50 पिक्सल्स। लेकिन चूंकि इसका बैकग्राउंड वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए ये इस तरह नज़र आ रहे हैं। हम इसके बैकग्राउंड कलर को वाइट कर लेंगे। समझ आ गई? और ऊपर करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको 100 पिक्सल्स करना चाहते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस आपने बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे। इवन अमेज़ॉन अगर आप खोलें ना, AWS, आगे अगर आप कभी बैकएंड या फ्रंट एंड डेवलपर बन गए इंशाल्लाह, तो आप ये सर्विस ज़रूर यूज़ करेंगे। सॉरी यार, ये डिजिटल ओशन है, इसमें भी मेरे ख्याल से है, कहीं पे है, मैंने देखा है। तो अगर आप यहाँ पे आ जाए, यार ये क्या है, अमेज़ॉन के वेब सर्विसेज में अगर आ जाए ना, तो यहाँ पे भी कुछ आपको जलवे मिलेंगे पोजीशन रिलेटिव के। मेरे ख्याल से मैंने देखा है कहीं पे। आपने इस तरह के लॉगिन फॉर्म्स देखे होंगे, नो? इस तरह का एक बैकग्राउंड होता है जिस पे ये फॉर्म इस तरह ऊपर आया होता है, तो इससे आप कर सकते हैं। अच्छा नहीं आ रहा, नहीं ये अमेज़ॉन है। अब ये देखो, हाँ ये देखिए, ये इसके ऊपर है। मेरे ख्याल से ये बैकग्राउंड में भी हो सकता है, लेकिन चले। AWS नहीं आ रहा, क्यों जी? हाँ, बॉर्डर रेडियस की कमी है, मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा था। सो समझ आ गई पोजीशन रिलेटिव की। तो इस तरह हम चीज़ों को पोजीशन रिलेटिव से वो पोजीशन करते हैं कि वो अपनी जगह पे। अच्छा, अगर इसके नीचे मैजिक देखें, मैजिक, अगर इसके नीचे ना हम एक लिंक बनाएंगे, ठीक है, और हम कहेंगे कि यार HTTPS, इसके अंदर हम हैश लिख लेते हैं, कोई भी नहीं डालना चाहते, और हम कहते हैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ना सॉरी, ये चूंकि लॉगिन है, सो डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप, ठीक है। तो अब आप कहाँ पे आएगा, इमीडिएटली यहाँ पे आएगा। आपका नॉलेज क्या कहता है, इमीडिएटली इस फॉर्म के बाद आएगा? क्या कहते हैं सफ़ी, इमीडिएटली फॉर्म के बाद आएगा?
बिल्कुल इसके नीचे नहीं, ये फॉर्म पहले जिस जगह पे था ना, पहले इसने जितना हाइट वो कवर किया था उसके नीचे आएगा। समझ आ गई? स्टार्ट में आ गया है वो, इसलिए स्टार्ट में आ गया है, कोई मसला नहीं, क्योंकि फॉर्म ने पूरा 100% विथ वो ऑक्युपाई किया हुआ है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है ना। हमने विथ कम भी कर दिया है लेकिन स्टिल उसने पूरा का पूरा वो इससे कवर किया हुआ है क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट है। और ब्लॉक और इनलाइन में यही फर्क होता है कि ब्लॉक का जो भी विथ हो वो पूरा लाइन कवर करेगा, उसमें कोई भी दूसरा अलावा नहीं करेगा। और इससे ऊपर करना चाहते हैं और भी तो इसके नीचे मैं समझाने, अच्छा अगर आप स्पेस के अंदर करना चाहते हैं तो फिर इस फॉर्म को किसी दूसरे पोजीशन रिलेटिव से फिर काम नहीं चलेगा। इसने जो जगह घेरी है, हाँ, अगर हम ये जो डॉट्स को राइट से कर दे तो आगे तो पूरे हमको पर्सन जी से बस मिसाल है ना, ऐसा से दावे में ना। हाँ, किधर दलान दे रहा। अच्छा सही है, सही है, सही है। आप ये चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट को फॉर्म के नीचे ले आए, तो फिर पोजीशन रिलेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, फिर पोजीशन स्टैटिक ये भी कर लेता हूँ। ये देखिए पोजीशन रिलेटिव को ना आप हटाएं, अच्छा कहाँ है फॉर्म, कहाँ है? पोजीशन रिलेटिव को ना आप स्टैटिक करें तो बॉटम वगैरह काम नहीं करेगा। इसमें भी मेरे ख्याल से काम करेगा, लेकिन आप इसको अगर 100 पिक्सल्स करते हैं ना तो ये काम नहीं करेगा आई गेस। आप क्या करें, यहाँ पे लिखें मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम को अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू देते हैं लेट्स से 50 पिक्सल्स, तो वो क्या करेगा, उस दूसरे एलिमेंट को धक्का देगा। हाँ, लेकिन आपको पता है आप इसको नेगेटिव करें। जब आप इसको नेगेटिव कर लेते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, तो मुझे मार्जिन टॉप को नेगेटिव करना होगा। सही है, और टेक्स्ट भी बिल्कुल इसके नीचे आ गया है, तो फिर पोजीशन रिलेटिव को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पोजीशन स्टैटिक में कोई चीज़ आप दूसरे के ऊपर करें तो फिर मार्जिन टॉप को नेगेटिव वैल्यूज़ दें। कौन सी वैल्यूज़ दें? नेगेटिव वैल्यूज़ दें। और अगर आप मार्जिन टॉप को पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे तो वो सारे वैल्यूज़ और वो उसका हाइट और विड्थ वो पूरा का पूरा वो एलिमेंट कवर करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे तो वो फिर उसके ऊपर आएगा। समझ? लेकिन अगर ये जगह भी घेरना चाहते हैं और उस जगह की निस्बत से अपने एलिमेंट को कहीं और मूव करना चाहते हैं तो तब पोजीशन रिलेटिव यूज करें। सही है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसको ऊपर करना चाहते हैं, नो वे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, एक जगह है, मैं ये भी घेरना चाहता हूं और मैं इस जगह की निस्बत से इस एलिमेंट को या राइट पे करना चाहता हूं या ऊपर करना चाहता हूं, कर सकता हूं, तो वो जगह इसने घेरा हुआ है, लेकिन ये राइट लेफ्ट हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वो जगह नहीं घेरना चाहते, आप चाहते हैं कि ये इस एलिमेंट ने बस जितनी जगह करंटली घेरी हुई है बस ये घेरे, अपनी जगह जहाँ पे पहले था वो ना घेरे, फिर पोजीशन स्टैटिक इज योर मैन। ठीक है, आई गेस आपको समझ आ गई है। आप ऐसा करें कि पोजीशन रिलेटिव को यूज़ करें, स्टैटिक यूज़ करें, पोजीशन रिलेटिव को यूज़ करें, और थोड़ा समझे, दो डिव्स बनाएं और नीचे डिव को पोजीशन रिलेटिव दें और उसको ऊपर धक्का दें। ठीक है, उस वक्त होगा जब ऊपर डिव जो होगा वो स्टैटिक होगा, नीचे रिलेटिव होगा, मतलब रिलेटिव को स्टैटिक के ऊपर। हाँ, ज़रूरी नहीं है, ऊपर को भी आप रिलेटिव दे सकते हैं, लेकिन वो जिस जगह पे होगा वो जगह घेरेगा, उसके निस्बत से अपने आप को पोजीशन करेगा अकॉर्डिंग टू टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। लेकिन वो कंफ्यूज ना करे अपने आप को ना। अगर मैंने ऊपर के डिव को पोजीशन रिलेटिव दे दिया और उसको मूव किया, आपकी बुनियादें हिल जाएंगी। इससे उसको स्टैटिक रखें और नीचे वाले को वो करें, या नीचे वाले को स्टैटिक रखें, ऊपर वाले को रिलेटिव करें, उसको धक्का दे टॉप का। आप ये करें, नीचे वाले को स्टैटिक करें, ऊपर वाले को रिलेटिव करें, उसको टॉप दे दें ताकि ये इसके ऊपर आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपनी जगह घेरेगा, लेकिन ये जो टॉप वाली जगह है ये वो नहीं घेरेगा। करें प्लीज, और फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किए हैं और उन चीज़ों का खुलासा मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल फ्लो, जब भी मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो, तो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो का मतलब ये है
कि एक एलिमेंट एक दूसरे के पीछे आएगा, ठीक है, एक दूसरे के नीचे आएंगे, और एलिमेंट को अगर हम मार्जिन्स और पैडिंग्स देंगे तो मार्जिन्स और पैडिंग्स, यानी पैडिंग तो खैर एक एलिमेंट के अंदर होता है, लेकिन जो मार्जिन है और जो एलिमेंट का हाइट और विड्थ है वो पूरा का पूरा स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट। तो अगर पोजीशन स्टैटिक है, अगर पोजीशन रिलेटिव है, दोनों सूरतों में आप अगर मार्जिन्स देंगे तो मार्जिन वाला हिस्सा और जो आपने उसको हाइट और विड्थ वाला जो हाइट और विड्थ दिया है वो ऑक्युपाई करेगा। समझ आ गई? फिर जब हम पोजीशन रिलेटिव देंगे और बॉटम और लेफ्ट और वो करेंगे तो फिर वो अपनी जगह जो उसने घेरी है मार्जिन और हाइट और विड्थ के साथ, उसके बनिस्बत अपने आप को एडजस्ट करेगा। अभी आपको ये लग रहा है कि हम पोजीशन रिलेटिव वाले चीज़ों में वो नहीं यूज़ कर सकते, मार्जिन नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मैं आपको बताता हूँ, ये गौर से देखें। अच्छा, ये देखिए हमारा जो वो है ना, मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ और इसका जो बॉटम है वो मैं कर देता हूँ लेट से 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये ऐसे दिखेगा ना, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इससे बॉटम हटा दूं तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी द नॉर्मल फ्लो। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूं, ये देखिए इस तरह आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉटम करेंगे या। अच्छा, अब इसका कोई मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम नहीं है, इसलिए सिर्फ इसने ये हाइट कवर किया हुआ। अगर हम मार्जिन टॉप देंगे तो फिर वो भी कवर कर लेगा, वो भी इस एलिमेंट का हिस्सा बन जाएगा। मैं इसको 40 पिक्सल्स क्या दे देता हूं, मार्जिन टॉप दे देता हूं, तो ये भी इस एलिमेंट का हिस्सा हो जाएगा। देखिए ये सारा का सारा अब एलिमेंट का हिस्सा बन गया। बाहर का जो ऑरेंज नजर आ रहा है ये मार्जिन है, और ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ये पैडिंग है, और ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये कंटेंट है किसी एलिमेंट का। तो अब ये पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन इसका रिलेटिव है, लेकिन हमने इसको मार्जिन दे दिया। तो ये नॉर्मल फ्लो में, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट में ये जितनी जगह घेर रहा था ये इसने कवर कर लिया है, ऑब्वियसली कवर कर लिया है, नो क्वेश्चंस इन दिस। लेकिन अगर इसके साथ अब हम बॉटम दे देंगे तो क्या होगा कि अब इस बॉटम या टॉप की वजह से ये बॉटम या टॉप वाला और स्पेस नहीं लेगा, बल्कि इसी जगह की निस्बत से अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब ये अगर कोई तेज बंदा हो तो अभी क्या होगा, मैंने मार्जिन टॉप दिया है 40 पिक्सल्स और मैंने बॉटम दे दिया है 50 पिक्सल्स। तो कोई अगर इसका जवाब देना चाहता है तो हाथ वो खड़ा करे, आई विल गिव परमिशन के कौन इसका जवाब दे। ये कितना इस बैकग्राउंड, ये ऊपर जो डिव है ये कितना पिक्सल्स इसके ऊपर आएगा, कितना? 10px आ जाएगा, 50 माइनस 40 हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। हमने बॉटम कितना दिया है, 50 पिक्सल्स दिया है। तो ये बॉटम वाला ऐसा नहीं होगा कि ये इस लिंक को धक्का दे देगा, नहीं, बॉटम, टॉप और लेफ्ट और राइट ये इस एलिमेंट के साथ हिसाब नहीं होते, हाँ मार्जिन्स होते हैं। तो अब अगर 50 पिक्सल्स बॉटम हमने दिया है तो मार्जिन टॉप कितना था, 40 पिक्सल्स। बॉटम हमने दे दिया तो मार्जिन टॉप वाला तो हिस्सा उसने कवर कर लिया, लेकिन अब बॉटम से अगर हम इसको 50 पिक्सल धक्का देंगे तो वो ये स्पेस कवर नहीं करेगा, बल्कि ये 50 पिक्सल्स ऊपर जाएगा। तो ऊपर अगर जाएगा तो 40 पिक्सल्स ऊपर क्या है, खाली जगह है, और 50 पिक्सल हम मूव कर रहे हैं तो 10 पिक्सल्स उसके ऊपर आ जाएगा। रिफ्रेश करने से हमें ये पता चल जाएगा 10 पिक्सल्स उसके ऊपर आ गए। सो दिस इज द होल कंसेप्ट। एक एलिमेंट कितनी जगह घेरता है, मार्जिन उसका जितना हाइट और विड्थ होता है विद मार्जिन्स उतनी जगह घेरता है। दिस इज द नॉर्मल फ्लो। अगर पोजीशन रिलेटिव में फिर हम बॉटम और टॉप और वो देंगे तो वो उसी जगह के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगा। और ये बात भी याद रखिए कि अब आप ये कहेंगे कि ये इस पूरे लाइन में इसके साथ कोई और बंदा क्यों नहीं है, तो ब्लॉक और वो वाला किस्सा याद रखें कि एक बाज एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक, बाज होते हैं इनलाइन। तो जो ब्लॉक होते हैं वो अपने साथ लाइन में किसी को नहीं छोड़ते, जो इनलाइन होते हैं वो अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स को भी, दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स को अलाउ करते हैं। सो दिस इज द होल कंसेप्ट। अच्छा, दो और मसले हैं। एक हमने ये बताया था कि जो जी एक चीज ये पूछनी है सर, फर्ज करें एक बटन है,
जब ऊपर से ये जैसा आपने क्या हुआ, ये नीचे एक बटन होता है जो उसके अंदर आ जाता है, तो बटन काम करेगा कि नहीं जब हम माउस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एलिमेंट पूरा उठ के ऊपर आ गया हो, नहीं, फिर नहीं बटन करेगा। नहीं काम करेगा। अगर z इंडेक्स से आप किसी एलिमेंट को ऊपर कर लेते हैं किसी बटन या किसी चीज के ऊपर, तो फिर वो प्रेस नहीं होगा, फिर आप बटन नजर ही नहीं आएगा, तो वो आप उस एलिमेंट पे क्लिक कर रहे होंगे। सही सही सही। जब तक एक एलिमेंट z इंडेक्स में टॉप पे नहीं होगा तब तक उस पे आप क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि यार जो सबसे नीचे एलिमेंट, हम जब नीचे आते हैं तो z इंडेक्स इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं है। सारे HTML एलिमेंट्स जिनकी स्टैटिक प्रॉपर्टी है उनका z इंडेक्स सेम है। जिसको आप पोजीशन रिलेटिव दे दें उसी का z इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। समझ आ गई? उसका z इंडेक्स क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे index.html में क्या किया है कि div2 को मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया है, तो इसका z इंडेक्स जो है वो क्या हुआ है, वो ज्यादा हो गया है ना। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसका z इंडेक्स ज्यादा है तो ये इसके ऊपर आएगा। अच्छा दरवेश, आपको अब थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं इस div1 को रिलेटिव करूं और इसको स्टैटिक करूं तो फिर कौन सा टॉप पे आएगा? ऊपर वाला स्टैटिक कर दिया, ये ऊपर वाला स्टैटिक है ना और नीचे वाला रिलेटिव है, तो कौन सा ऊपर है? div2 ऊपर है या div1 ऊपर है? सर div1 ऊपर है। div1 ऊपर है, वो पर्पल वाला ऊपर है। ऊपर आएगा सर, ऊपर नहीं नहीं, आएगा को छोड़े, अभी कौन सा div ऊपर है? div2 ऊपर है। क्यों? इसलिए कि हमने पोजीशन रिलेटिव दिया है, और हमने अभी पढ़ा कि जिसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं उसका क्या हो जाता है, वो उसका z इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। अगर आप सवाल सुने, अगर मैं div1 को स्टैटिक करूं, रिलेटिव करूं और div2 को स्टैटिक करूं तो फिर कौन ऊपर आएगा? div1। शाबाश, div1 ऊपर आएगा। और देख भी लेते हैं, मैं इसको रिलेटिव कर देता हूं और इसको स्टैटिक कर देता हूं। ठीक है, लेकिन कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहे हैं ये बॉटम राइट, और ये यहाँ पे काम नहीं करते, तो मैं इसको टॉप दे दूंगा, लेट्स से 40 पिक्सल्स। अब देखिए ये ऊपर आ रहा है, समझ आ गई? तो जिसका पोजीशन रिलेटिव आप देंगे उसका z इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। ये बात भी हमने पढ़ ली। अच्छा, एक और मसला हमने देखा और वो इस फॉर्म में देखा। सारे मसलों को हल करते हैं ना, ये आ गया जाके आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे ये मसले, इसलिए मैं इनको पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैंने इस इनपुट फील्ड को भी 100% विड्थ दिया हुआ है और इस बटन को भी 100% विड्थ दिया हुआ है, इसने इतनी जगह घेरी हुई है, इसने इतना। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें ना, तो हमने अभी देखा कि ये जो ऑरेंज होता है ये दिस इज मार्जिन, दिस ग्रीन इज पैडिंग एंड दिस ब्लू इज कंटेंट। ये जो इनपुट फील्ड्स है ये इस कंटेंट के हुदूद से बाहर निकल रहे हैं, और जो बटन है वो नहीं निकल रहा। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर होना तो ये चाहिए कि अगर मैं इस इनपुट फील्ड को 100% कह देता तो अब्दुल माजिद इसको अवेलेबल स्पेस कितना है, ये इस इनपुट फील्ड को जितना ये ब्लू नजर आ रहा है हमें ना, ये अवेलेबल स्पेस है ना। तो अगर हम इसको विथ 100% करते तो इस अवेलेबल स्पेस तक इसको एक्सपेंड होना, ये इसके बाहर क्यों निकल गया? तो कभी कभार हमको ऐसा बिहेवियर मिलेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। हम कह देते हैं कि जब हम विड्थ या हाइट देंगे उसमें आपने पैडिंग और बॉर्डर्स को भी इंक्लूड करना है। तो मैं अगर यहाँ पे कह दूँ ना फॉर्म को, ये जो पेरेंट है, वेयर इज़ द फॉर्म, इट इज़ इन द लॉगिन, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ना, गौर से देखें, फॉर्म को अगर मैं कह दूँ कि इसका बॉक्स साइजिंग मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर बॉक्स चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉर्डर और पैडिंग और कंटेंट के साथ इसका जो हाइट और विड्थ है वो इतना होगा। और हाइट और विड्थ हमने कितना रखा है, विड्थ 30 VW है और हाइट जो है वो हमने नहीं रखा। तो इसका जो 30, इससे ये मसला हल हो जाएगा। अब भी हल नहीं हुआ, देख लेते हैं इसको। अच्छा, अगर हम यहाँ पे होवर करें
अभी ये कम होगा। अब देखिए जो हमने पैडिंग दिया था और जो अब इसका थोड़ा साइज वो क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि वो पैडिंग इसका जो कंटेंट वो सारा का सारा क्या हो गया है, वो इसमें इंक्लूड, इसके विथ में इंक्लूड हो गया है। तो मेरे ख्याल से मैंने इस डिफ को बॉर्डर बॉक्स देना है, इस डिफ को भी देना है जिस डिफ के अंदर ये है। सो बॉर्डर बॉक्स और सॉरी बॉर्डर्स बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स। इससे भी नहीं हो रहा, अगर हम इसको कंटेंट बॉक्स कर दें तो फिर क्या होगा, फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा बटन में कोई मसला है, लेट्स से मैं इसको बॉर्डर विथ 100% है, मार्जिन वो है, बॉर्डर ये है। इसको सर्च कर लेते हैं, अगर हमें नहीं मिला तो सर्च भी कर लेते हैं, आप लोगों के सामने मैं सर्च करूँगा। अच्छा, और ये मसला अक्सर मुझे आया है लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा विथ 100% है, इसका मार्जिन टॉप है, पेडिंग है, इसका तो कोई मार्जिन नहीं है ना, नहीं इसका भी मार्जिन नहीं है। अच्छा दोनों, अगर डिफ जितने भी डिव्स हैं उन सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होंगे, सही है। डिव इज टेकिंग extra space, solution for extra space in div element, my application there is some above the div element, nope, is exceeding parent padding। अच्छा इनपुट एलिमेंट विद पैडिंग इन परसेंट हमारा वाला मसला है। एड बॉक्स साइजिंग टू योर इनपुट फीड, और बॉक्स साइजिंग क्या होनी चाहिए, बॉर्डर बॉक्स होनी चाहिए। तो वो इनपुट फील्ड को चूंकि हम कर रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, आई गेस इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सही है। सो बॉर्डर बॉक्स से हमारा ये मसला वो सॉल्व होता है। इस इनपुट एलिमेंट को मैंने दे दिया, इसके पेरेंट्स को मैंने दे दिया है, लेकिन ये ओवरराइड कर रहा था ना इसकी बॉर्डर बॉक्स बॉक्स साइजिंग, वो बॉर्डर बॉक्स नहीं होती इनपुट फील्ड की, तो इससे वो ओवरराइड कर रहा था। मैंने हालांकि फॉर्म को भी दे दिया है, सबको दे दिया है, लेकिन वो नहीं कर रहा था। तो मैं अगर इससे ये हटा भी दूं तो देखते हैं कि मसला करता है कि नहीं। नो प्रॉब्लम, और फॉर्म से भी हटा देते हैं ताकि ये सही हो जाए, सही है। और नॉर्मल डेवलपर्स अच्छी बात यह है कि आप सब पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दें ताकि ये जो मसले हैं ये क्रिएट ना हो। यहाँ तक समझ आ गई, आगे मूव करते हैं। सर एक चीज और, जी जी, ये बॉर्डर बॉक्स करता क्या है, मतलब बॉर्डर सारों को बॉर्डर्स के बराबर कर देते हैं, मतलब बॉर्डर के अंदर कर देते हैं इसका। बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करता है कि आप जितना उस एलिमेंट का जितना पैडिंग डिफाइन कर लेते हैं और जितना हाइट और विड्थ और जितना बॉर्डर, वो सब को इंक्लूड करता है इन द विड्थ एंड हाइट। लेट्स से आप देखें मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि विथ 100%, ठीक है। मैंने क्या कहा हुआ है, गौर से देखें प्लीज प्लीज, ये चीजें आपको फिर बाद में समझ नहीं आएगी। विथ 100% है, ठीक है। जब ये बॉर्डर बॉक्स नहीं था तो तब ये क्यों एक्सपेंड कर रहा था, ये देखिए ये क्यों एक्सपेंड कर रहा था, ये इसलिए कि ये विथ, इसमें ये पैडिंग इंक्लूड नहीं था। अगर हम इस पैडिंग को हटा देते हैं तो इसका जो साइज है वो फिर भी नहीं है। अच्छा विथ 100% है, लेकिन वो विथ जो 100% हम इसका कर लेते हैं उसके साथ कुछ एडिशंस हो रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको जो पैडिंग्स दे रहे हैं वो पैडिंग, वो सारे पैडिंग और बॉर्डर्स ये इसके विथ में आ जाए, इसके किस में आ जाए, विथ में आ जाए। वन मिनट, नहीं हो रहा,
अच्छा, इन ये स्टाइलिंग भी इस पे अप्लाई हो रहा है। ये 2 पिक्सल्स पेडिंग टाइप ईमेल पे क्यों अप्लाई हो रहा है? पेडिंग टॉप राइटिंग, अच्छा लेट्स से पिक्सल्स में रखते हैं, सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं इसको, और इसको भी मैं 300 पिक्सल्स कर लेता हूँ। फर्क आ रहा है, क्यों? क्योंकि पेडिंग और किसी में पेडिंग के साथ हो रहा है, किसी में यानी जो उसका पेडिंग और बॉर्डर है और उसका जो कंटेंट है और हाइट और विड्थ है वो सब हाइट और विड्थ में इंक्लूडेड है, ठीक है, कंटेंट पेडिंग और ये, लेकिन किसी में वो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो अब इनको इंक्लूड करने के लिए मैं अगर चाहता हूं कि ये पेडिंग और ये सारा पेडिंग इस विड्थ में इंक्लूड हो जाए, तो मुझे चाहिए कि मैं यहां पे लिखूं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, 10 पिक्सल्स लेट्स से कर देते हैं। अब समझ आ गई। सही है, वो लॉगिन की भी उतनी विड्थ है जितनी वो है, और विड्थ को फिर पैड एग्जैक्टली पेडिंग भी सेम है। सही सही। तो विथ कंटेंट विथ पेडिंग बॉक्स साइजिंग जब हम बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं तो वो पेडिंग और कंटेंट और बॉर्डर सब के विड्थ को जमा करके उससे वो पूरा विड्थ बनाता है। पूरा विड्थ कितना है? 300 पिक्सल्स है। तो वो लेफ्ट और राइट पे 10-10 पिक्सल्स साथ में कंटेंट और जो 1 पिक्सल बॉर्डर है इन सब को जमा करके उससे वो 300 पिक्सल बनाए थे। अगर आप बॉर्डर बॉक्स नहीं देते तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेडिंग और बॉर्डर और कंटेंट को जमा करके उससे 300 पिक्सल्स बनाए, वो उससे ज़्यादा भी बना सकता है, और अक्सर ऐसे होता है इनपुट फील्ड्स में। हाँ हाँ, तो आखिरी वाला अप्लाई होगा ना आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का नहीं पता, जो सबसे आखिर में आप लिखते हैं वही अप्लाई होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और ठीक है, और इसको मैं 100 पिक्सल्स कर लेता हूँ, 100% कर लेता हूँ, इसको भी 100% करते हैं। तो बटन मेरे ख्याल से इनलाइन एलिमेंट्स इतना वो नहीं करते, वो उनका कुत्ता वो कुत्ता होता है, टॉमी नहीं होता, वो नखरे नहीं करते, ठीक है, इसलिए वो एक्सपेंड नहीं करते, लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अक्सर ऐसे नखरे करते हैं। ओके, सो दिस वाज द रिलेटिव पोजीशन। अब बहुत ही आसान पोजीशन है जिसको कहते हैं फिक्स पोजीशन। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं और उसके बाद फिक्स पे मूव करते हैं। अपनी कंपनी का वेबसाइट खोल लेते हैं। इसमें अगर मैं नीचे आऊँगा, नहीं है इसमें, हाँ इसमें ऐड कर लेंगे, मेरे ख्याल से पहले था। नो चले यार, कोई मसला नहीं है, यहाँ खोल देते हैं, किसी उस इम्पैक्ट वाले को खोल देते हैं। ये है ना, ये देखिए, इस एरो को देखे, राइट, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ये देखिए, इस पोजीशन को कहते हैं फिक्स्ड पोजीशन। आप जब किसी एलिमेंट का पोजीशन फिक्स डिफाइन कर लेते हैं तो वो जिस जगह पे आप उसको कह लेते हैं कि यार इस जगह पे जाओ, लेकिन पोजीशन आपका फिक्स है, तो वो उससे मूव फिर नहीं करेगा। अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, और उसका फ़ायदा क्या है कि हम अक्सर ऊपर जाने के लिए एक बटन यूज़ करते हैं, ये देखिए, और उसको हम फिक्स रखते हैं। ये देखिए, बटन पे क्लिक करूं, ऊपर चला जाएगा। कैसे करेंगे? तो मैं एक बटन बना लेता हूं, इस लिंक को ना index.html में आके मैं इस लिंक को थोड़ा सा स्टाइल करता हूं, ठीक है, और इसको वो करने की बजाय HTML सेमेंटिक्स, और वो हमने क्या पढ़ा था, जो HTML कोड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? HTML नहीं, हमने कोड्स पढ़े थे कि हर एक यानी जो स्पेस, अगर आप स्पेसेस डालते हैं तो स्पेस के लिए अपना एक क्या है, अपना एक कोड है।
हाँ वो कोड, उस कोड को क्या कहते हैं, HTML, हाँ कुछ था, चले वो देख लेते हैं। W3 schools semantics entities। तो मैं ढूंढ लेता हूँ HTML entity फॉर अप एरो, है कि नहीं देख लेते हैं। क्रॉस के लिए है आई गेस, अप के लिए ये है, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर में ये लिख लेता हूँ, ठीक है। और बाद में इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि कैसे हम इसको टॉप पे ले जाएंगे। और इसको मैं पैडिंग सॉरी अच्छा, इस ए को सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, सही है। और मैं चाहता हूँ कि इसको 20 पिक्सल्स का पैडिंग मिले। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, वो लेट से हो जाए डॉजर ब्लू, ठीक है। और इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। और डॉजर ब्लू की जगह पर्पल कर लेते हैं। तो हमारा जो HTML का वो है, जो हमारा पेज है उसमें ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है। मैं लेफ़्ट और राइट को ज़्यादा कर लेता हूँ और ऊपर को कम कर लेता हूँ, तो 10 पिक्सल्स कर दूँगा, सही है। सो इट विल लुक लाइक दिस। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ लाइक समथिंग लाइक 7 पिक्सल्स, ठीक है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हो, राइट। और मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो स्क्रॉलिंग, मैं अगर स्क्रॉल करूँ और फिर इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे टॉप पे ले आए। कैसे करेंगे, और ये फंक्शनैलिटी भी डालेंगे इसमें, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे पोजीशन करना है, बाद में फंक्शनैलिटी डालनी है। तो मैं क्या कर लूँगा कि मैं इसको राइट साइड पे पोजीशन करने के लिए मैं ए का पोजीशन क्या कर दूँगा, फिक्स तो कर लिया। अब टॉप, बॉटम और लेफ्ट और इससे बताना है कि ये स्क्रीन में कहाँ पे होगा। तो मैं नीचे चाहता हूँ ना, तो नीचे कैसे ले आएंगे, बॉटम स्पेसिफाई कर देंगे। बॉटम से ये यार 30 पिक्सल्स ऊपर होना चाहिए और राइट से ये तकरीबन 50 पिक्सल्स उस पे होना चाहिए, लेफ्ट पे, सही है। तो राइट से ये 50 पिक्सल ले रहा है और नीचे से 30 पिक्सल दे रहा है। यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको स्क्रॉलिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे एक डिव लेता हूँ ना। अच्छा, और ज़रूरी बात यह है कि आप कुछ फिक्स पोजीशन से कुछ समझें। वो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन क्या थी, जब ये फिक्स नहीं था तो ये यहाँ पे आ रहा था ना। अगर इसके नीचे मैं एक और डिव ले लूँ और इस डिव को, दिस इज थर्ड डिव, div 3, और इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं लेट से वो कर दूं, डॉजर ब्लू कर दूं, तो आप देखें वेयर इज द स्पेस ऑफ द लिंक। एग्जैक्टली, वो फिक्स्ड है। तो जब कोई पोजीशन जिस एलिमेंट का फिक्स्ड हो वो डॉक्यूमेंट में कोई भी जगह ऑक्युपाई नहीं करेगा। अपनी जगह पे अगर हो, जहां पे भी हो वो जगह ऑक्युपाई, वो अपनी जगह जहां पे आपने डिफाइन किया है नॉर्मल फ्लो में, वो जहां पे आता है वो वहां पे उस जगह को नहीं घेरेगा। इट्स वेरी इजी, राइट। बस एक खास पोजीशन पे होगा और अपनी जगह नहीं घेरेगा, बस ये फिक्स्ड का वो है। अच्छा, अब हमने तो कर लिया ऐसा। अब चाहते ये हैं कि इस थर्ड डिव को ना मैं थोड़ा मार्जिन ज़्यादा देता हूँ। मैं इसको देता हूँ मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में लेट से इसको 150 व्यू हाइट दे देता हूँ ताकि ये हमें नीचे ले जाए, ताकि इसमें स्क्रॉलिंग आए ना। ये देखिए स्क्रॉलिंग आ गया है, लेकिन स्टिल ये टच से मिस नहीं हो रहा, अपनी जगह पे मौजूद है, सही है। नीचे ये देखिए ये फिक्स्ड है, व्यू पोर्ट में ये फिक्स्ड होता है। दिस इज अच्छा। अगर आप टॉप, लेफ्ट और बॉटम डिफाइन करते हैं किसकी निस्बत से, व्यू पोर्ट की निस्बत से। तो हमने डिफाइन किया हुआ है कि बॉटम 30 पिक्सल, तो ये व्यू पोर्ट की निस्बत से 30 पिक्सल्स ऊपर जाएगा और 50 पिक्सल्स लेफ्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू द राइट साइड, विद इस व्यू पोर्ट के मुकाबले में। तो देखिए हर जगह पे वो अपनी ही जगह पे है, और व्यू पोर्ट में जिस जगह पे आपने इसको डिफाइन किया है उसी जगह पे मौजूद है, ठीक है। सो
अच्छा, कैसे फंक्शनैलिटी डालें, कैसे ऊपर ये आएगा? तो अगर आप चाहते हैं कि किसी लिंक पे आप क्लिक करें और किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे आपको ले जाएं तो बहुत आसान है। आप ना, अगर मैं चाहता हूं कि ये मुझे इस H1 तक ले आए, तो मुझे इस H1 को आईडी देनी है H1, और फिर इस लिंक में ना मुझे यहाँ पे लिखना है हैश साइन, जिस तरह हम यहाँ पे आईडी के साथ लिखते हैं, और फिर जिस आईडी पे आप उसको ले जाना चाहते हैं उसकी आईडी लिखें। href में बस उस एलिमेंट की आईडी लिखें। तो आप देखें, मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूं, रिफ़्रेश कर दिया मैंने, मैं ऊपर से नीचे आ गया हूं, और मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऊपर ले जाएगा। सही है, राइट? वेबसाइट is the proof in the right, بديك بهذا हाँ, वो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। फॉर द टाइम बिंग वो मेरे ख्याल से स्टिकी होता है, लाइक स्टिकी। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप स्क्रोलिंग पर हम जावास्क्रिप्ट से लगाते हैं कि अगर स्क्रोल इतना हो, स्क्रोल उसने नहीं किया, तो फिर इसका डिस्प्ले वो नन कर दो। हम जावास्क्रिप्ट से फिर कर सकते हैं, यप। और अगर वो स्क्रोलिंग शुरू कर दे तो फिर ले आओ इसे, और इसका पोजीशन फिर फिक्स्ड होगा जी। सही है। अच्छा, हाँ, इस वेबसाइट में भी है, आपने नोटिस किया है, शाबाश। ये देखिए, इस वेबसाइट में भी है, ये देखिए, यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर हम इसको नीचे ले आते हैं, स्क्रोलिंग कर लेते हैं, फिर आ जाता है, ये देखिए। अच्छा, अच्छी बात ये है बीइंग अ वेब डेवलपर कि आप इस तरह वेबसाइट्स को ऑब्जर्व करें कि अच्छा देखिए, इसने नोटिस किया हुआ है कि वेबसाइट्स में ये ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। हालांकि मैंने आपको दिखा भी दिया। मैं वैसे ये सोच रहा था कि कोई ये पूछेगा कि ये तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और नीचे नज़र आ रहा है, तो ये फिर हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। नो वरीज, नोटिस करें आप ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग। ये एनिमेशन, हाँ एनिमेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। CSS से वो ट्रांजिशंस हम कल CSS डिस्प्ले है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर एनिमेशंस। सही है। या मैं सोच रहा था कि CSS पोजीशन के बाद आज की क्लास में बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, क्या करें? मैं फिक्स एलिमेंट डज नॉट लीव अ गैप इन द पेज वेयर इट वुड नॉर्मली हैव बीन लोकेटेड, तो उस जगह पे नहीं होता। अगर आप फिक्स्ड को लेफ्ट, राइट और बॉटम ना दे तो वो फिर लेफ्ट टॉप पे फिक्स्ड हो जाता है। ये देखिए, अपनी जगह पे होगा, लेकिन वो इस जगह को नहीं घेरेगा। टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट पे नहीं होता, अपनी जगह पे होता है, लेकिन उस जगह को नहीं घेरेगा, तो इसलिए आप टॉप, बॉटम और वो दे दें, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछता हूँ, अब्दुल माजिद, मुझे ये बताओ कि ये जो हमने टॉप, लेफ्ट और राइट इसको प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ये टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ये इस जगह से हिसाब होंगी या किसी और जगह से? नहीं, व्यू पोर्ट से होंगी। अगर हम बॉटम करेंगे ना, बॉटम 30 पिक्सल्स, तो वो अपनी जगह से कैलकुलेट नहीं। अगर हम बॉटम 30 पिक्सल्स करें तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। हाँ, अब देखिए बताता हूँ, सिर्फ बॉटम देते हैं इसको। ये देखिए, तो ये अपनी जगह से 30 पिक्सल ले रहा है, वहां पे देखिए, अपनी जगह से 30 पिक्सल ऊपर जा रहा है कि व्यू पोर्ट से 30 पिक्सल ऊपर, व्यू पोर्ट से। तो अगर हम नहीं देंगे, अपनी जगह पे देंगे, तो व्यू पोर्ट से वो हिसाब लगाए। अच्छा, क्लियर, राइट? एब्सोल्यूट की तरफ आते हैं, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन एब्सोल्यूट में नहीं, कैसे इस तरह है, इसमें थोड़ी सी वो है, कम्प्लेक्सिटीज है। अच्छा देखें, an element with position absolute is position relative the nearest position ancestor. अच्छा, इस डिफ से मैं इस टेक्स्ट को हटा दूं, नो वरीज, राइट? कोई मसला तो नहीं है आपके लिए, ठीक है। इस डिफ की इन एलिमेंट्स की बजाय मैं इसके अंदर एक और डिफ लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ div1 child, ठीक है, और इसको मैं स्टाइल करता हूँ div1 child, ठीक है, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कितना, कौन सा, इक्वालेट से, और इसको मैं हाइट और विड्थ जो है वो 100 या 200 पिक्सल्स दे देता हूँ, ठीक है, हाइट भी 200 पिक्सल्स और विड्थ भी 200 पिक्सल्स।
ज़्यादा हो गया, 100 पिक्सल्स कर लेते हैं। और एक और रंग भी बुरा लग रहा है, इसको हम पिंक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इज ऑब्वियस राइट। मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे ले आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कोई जगह भी ना घेरे, यानी कंफ्यूज ना हो प्लीज़। और यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ और इस डिव को मैं इसमें कुछ लॉरम एप्सम लिख लेता हूँ। सही है, तो ऐसे आएगा ना, ऑब्वियस एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं क्योंकि इनके पोजीशन स्टैटिक है। मैं अगर चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो और इस जो पिंक बॉक्स है इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स में मूव करूँ, तो कैसे करूँगा? और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जगह भी ना घेरे, तो इसके लिए हाँ, कि मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर मैं इसको मूव करूँ और ये जगह ना गिरे। फिक्स्ड में हम कहाँ पे मूव कर रहे थे? व्यू पोर्ट के अंदर मूव कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हम मूव करें, तो उसके लिए हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन है। फिक्स पोजीशन क्या है कि आप किसी एलिमेंट को व्यू पोर्ट में फिक्स करना चाहते हैं, व्यू पोर्ट के निस्बत से मूव करना चाहते हैं और वहाँ पे फिर उसको फिक्स करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट के अंदर, इस डिफ के अंदर अगर मैं इस लाइट पिंक बॉक्स को, स्क्वायर को मूव करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी ना गिरे इस एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर मैं इसे मूव करूँ, तो आई वुड गिव पोजीशन एब्सोल्यूट टू दिस पिंक, नॉट टू द पेरेंट, राइट। अच्छा, लेकिन कंफ्यूज इसमें भी आपको करूँगा। अच्छा, div1 चाइल्ड के अंदर मैं लिख लेता हूँ पोजीशन, और पोजीशन रिलेटिव की बजाय क्या कर लेते हैं? एब्सोल्यूट। तो ये देखिए जगह इसने नहीं घेरी और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टॉप पे ये अलाइन वहाँ पे होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इस यहाँ पे ले आऊँ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा बॉटम 0 और राइट भी 0। तो जो प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर लेते हैं उसको ये एडजस्ट करता है, इसलिए वहाँ पे चला जाता है। हमें अब पता नहीं है कि लेफ्ट कितना दे दें कि वो उतना चला जाए कि वो राइट पे अलाइन हो, तो उसका आसान तरीका ये है कि लेफ्ट की बजाय राइट देखो, राइट इसको दे दो, लेफ्ट ना दो। सही है, और अगर हम स्क्रॉल करेंगे वो नज़र भी नहीं आएगा क्योंकि वो इस एलिमेंट के अंदर हम मूव कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द पोजीशन एब्सोल्यूट, जगह भी नहीं गिरता और किसी। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, समझ आ गई ना यहाँ तक पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है? अच्छा, अगर मैं इससे पोजीशन इसके पेरेंट से, इसका पेरेंट क्या है? div1 चाइल्ड का पेरेंट अथर क्या है? कौन सा एलिमेंट है? div1, जिसको हमने आईडी div1 दी है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे div1 से पोजीशन रिलेटिव हटा के मैं इसको स्टैटिक करूँ तो एक तूफान बर्पा हो जाएगा। सही है, ये क्या हो रहा है? सही है, तो अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर दूसरे को मूव करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट को स्टैटिक के अलावा कोई और पोजीशन देंगे, ठीक है, वरना वो पेज के निस्बत से अपने आप को अलाइन करेगा। ये देखिए, बॉटम 0 राइट 0, इनिशियली व्यू पोर्ट में उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और फिर देखिए ये एक व्यू पोर्ट को एक एलिमेंट कंसिडर कर लेगा और उसके निस्बत से अपने आप को अलाइन करेगा। बाहर होता है। सो इससे हम टेक्निकली हम ऐसा कहते हैं, लिसन, जिस एलिमेंट को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, जिस एलिमेंट को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, वो अपने इमीडिएट पेरेंट को देखेगा कि किस इमीडिएट पेरेंट का पोजीशन वो रिलेटिव है या कोई और है स्टैटिक के अलावा। तो अगर कोई इसको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये उस पूरे पेज को एक एलिमेंट कंसिडर कर लेगा और उसके निस्बत से अपने आप को अलाइन कर, वो एडजस्ट करेगा फिर। सही है, तो मैं इसको रिलेटिव की बजाय इसको मैं क्या कर लेता हूँ? रिलेटिव कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो मैंने div1 चाइल्ड डिफाइन किया हुआ है ना, उसको फिर अगर मैं एब्सोल्यूट दे दूं तो वो फिर काम करेगा इसके निस्बत से। अगर आप इसको मूव नहीं करना चाहते, रिलेटिव करना चाहते हैं लेकिन मूव नहीं करना चाहते, तो फिर टॉप ना दे, टॉप फिर ना दे, ये हटा दे, तो बिल्कुल स्टैटिक की तरह ये बिहेव करेगा। लेकिन उसमें ये होगा कि अंदर वो एलिमेंट वो एब्सोल्यूट से वो
इसी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करेगा। स्टैटिक के साथ नहीं काम करता वो। स्टैटिक के साथ, अगर पेरेंट स्टैटिक है तो फिर उसके साथ उससे अपने आप को अलाइन नहीं करेगा, पेरेंट्स ढूंढेगा, उसका भी पेरेंट ढूंढेगा कि अगर इसका पेरेंट है, उसका रिलेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगा। उसका भी नहीं है तो कोई ना मिले तो फिर बॉडी के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है। अजान है, थोड़ा सा सब्र करते हैं। ऑलराइट, सो अब आप ट्राई करेंगे, दोनों चीज़ें ट्राई करें। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग कितना हो गया है, 130 हो गया है तकरीबन। हमारे जितने भी पोजीशन के प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो कवर हो गए। आखिरी जो है वो स्टिकी पोजीशन है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको स्किप करते हैं क्योंकि मुश्किल थोड़ा सा हो जाएगा। और ये आपके लिए टास्क भी हो गया। जब आप सही तरीके से रिलेटिव और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, सो देन प्लीज़ गिव अ ट्राई टू स्टिकी टू। और मैं आपसे पूछूंगा कि कैसा बिहेवियर है स्टिकी का। अच्छा, हाइट और विड्थ की हमने बात की ना। डिफरेंट यूनिट्स दे सकते हैं, पिक्सल दे सकते हैं, VW दे सकते हैं, VH दे सकते हैं, और हाइट को परसेंटेज की वैल्यू नहीं दे सकते, विड्थ को दे सकते हैं। सही है। आखिर में CSS आइकॉन्स हैं। कैसे किसी प्रोजेक्ट में हम HTML एलिमेंट में आइकन्स को ऐड करेंगे, एंड दिस वेरी सिंपल, राइट। इतना आसान है। देखिए आप क्या करें, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम एक वो है, एक वेबसाइट है, वहाँ चले जाए। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम में जैसे ही आप चले जाए, आप यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री करें, यहाँ पे सेंड किट कोड, एंटर ईमेल करें। मैं लेट से कह देता हूँ सुमेर सैयद, सेंड किट कोड, और ईमेल ऑलरेडी टेकन। मैं लॉगिन हो जाता हूँ। कहाँ है, ये है। सो लेट्स लॉगिन, और मेरे पासवर्ड मेरे ख्याल से ये है। अच्छा, तो फ़ॉन्ट ऑसम में एक वो बनाए, एक अकाउंट बनाए, और इस एक क्रिएट न्यू किट करें। ठीक है, यूज्ड वन यूर वन अलॉटेड किट। एक ही किट यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, पेड देना, कोई अकाउंट लेना होगा। मैंने ऑलरेडी एक बनाया है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। आप भी एक बनाएं और इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसको पर क्लिक कर लेते हैं, लिसन ये आपको एक वो लिंक नज़र आ जाएगा स्क्रिप्ट का। इसको कॉपी करें, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट करें। इवन आप मेरा वाला भी कॉपी कर सकते हैं, उसको कोई पता नहीं चलता कि ये कौन सा है। आप अगर वीडियो में देखें, मैं कोड प्रोवाइड करूँगा, आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप ये कॉपी करें और इसको अपने हेड में पेस्ट करें। पेस्ट कर दिया। अब आप कैसे आइकन्स को यूज़ करेंगे? मैं अगर चाहता हूँ कि इसके अंदर कहाँ, लेट्स से इसके अंदर लॉरम एप्सन सेकंड डिव में क्या करते हैं कि मैं आइकन्स लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कौन सा टैग लगाऊंगा? आई टैग। आई इज़ फॉर आइकन, और यहाँ पे क्लास दूंगा। कौन सा क्लास? यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम में आए और यहाँ पे फ्री आइकन्स, यहाँ पे आइकन्स को आइकन्स के टैब में जाएं, आपके पास सारे के सारे आइकन्स आ जाएंगे। लेट से मैं यहाँ पे होम का आइकन देना चाहता हूँ, तो होम सर्च करें, आपके पास ये देखिए होम के सारे आइकन्स आ गए हैं। लेट से मैं इस हाउस यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो कोड आ गया है। इसको पूरा कॉपी करें या ये सिर्फ क्लास कॉपी करके वहाँ पे आई के अंदर पेस्ट करें। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस ब्लैक होता है, तो इसको भी वाइट कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक आइकन मिल गया है आई गेस। चलिए मैं इसको स्पेन के अंदर बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको लेट से स्टाइल करते हैं। आई को स्टाइल करते हैं, इसका जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ से आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लार्जर कर देते हैं।
ये तो एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, मुझे भी सही नज़र नहीं आ ये आइकन सही नहीं है, आइकन सही नज़र नहीं आ रहा। क्यों? स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन, लेट से ये कर लेते हैं। तो सेटअप फ्रॉम फॉन्ट ऑसम, सेटअप योर किट, फाइंड एंड ऐड आइकन्स। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलो, शायद वो अवेलेबल ना हो उस किट में, जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ शायद वो अवेलेबल नहीं है ना। तो अच्छा, मैं कंसोल खोल देता हूँ, कोई इशू तो नहीं है। लेट मी ओपन द कंसोल। इशू नहीं है क्योंकि सॉरी, स्क्रिप्ट तो उसी ने दे दिया है। किस चीज़ का? अच्छा, खैर डिबग करते हैं। देखिए, आसानी से स्टैक ओवरफ्लो में सब कुछ है। हम कहते हैं ना, ये मसला किसको आया होगा, सर्च करें फॉन्ट ऑसम आइकन इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, वर्क काम नहीं कर रहा, कोई मसला होगा। आर नॉट, आई हैव इंक्लूडेड ऑल रिक्वायर्ड फाइल्स। तो फॉर सीकर्स ऑफ मिसिंग आई हैव करेक्टेड एश्योर यू आर यूजिंग अ करेक्ट लिंक टू द CDN, और ये लिंक को ऐड करना है, राइट। और हमने वहाँ से स्क्रिप्ट एक कॉपी किया हुआ है, तो ये देख लेते हैं। सेटअप अ किट, फॉन्ट ऑसम किट, और ये आप साइजिंग भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अपने उसमें वापस चले जाता, किट में चला जाता हूँ, और इसके अंदर शायद मुझे कोई और लिंक मिले। नो, फाइंड एंड कॉपी योर किट्स कोड इनटू द हेड ऑफ ईच एम्पेयर। पता नहीं, वालेकुम अस्सलाम, राजा राजा। अच्छा, सो ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। नो, अच्छा, we are using HTTPS, right? Double check that you don't add blocker. मेरे ख्याल से एड ब्लॉकर है। हैज़ एक्सेस एक्सटेंशंस कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट रिएक्ट डेवलपर, डिसेबल जावास्क्रिप्ट हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट एनेबल है, मैं समझा शायद डिसेबल है, सॉरी। अच्छा, वो भी सही है। Sure, the span or I element you use the font awesome font family. CSS में अगर हम फॉन्ट ऑसम का लिंक कॉपी करें और CSS का कॉपी करें, फिर काम करता है। ठीक है। वो एक टास्क जो था वो वाच वीडियो के साथ जो एक आइकन था, इसने भी लिंक दिया हुआ है, तो आप कहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट को लिंक में चेंज करूं, ठीक है। हाँ, ये स्क्रिप्ट दिया है इन्होंने, लेकिन चलो इसको लिंक में चेक कन्वर्ट करते हैं। और SRC होता है ना लिंक का, या और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गायब भी हो गया। ऐसे तो हम भी कर रहे हैं। CSS वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, href में दे देना है यार, आप लिंक में मेरे ख्याल से href में देना, मैं SRC में दिया था यार, फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, सब फॉन्ट ऑसम W3,
ये वाला अच्छा लेकिन आई गेस ये ओल्ड होगा ना हाँ काम तो मेरा हाँ फाइल को वो कर रहा है ना ये स्टिल वो सर्कल आ रहा है मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज आप लोग ट्राई करें list icons FAUL border and pull right pull left animated icons have a spin चले यार आप इसको ट्राई करें मे बी आपके साथ काम करे लेकिन दिस इज द प्रोसेस अच्छा यही वाला है ठीक है और आपने कौन सा मुझे वो भेज दें चलिए आप ट्राई करें इसी के साथ अपने क्लास का इख्तिताम करते हैं आप लोग एब्सोल्यूट पोजीशन यूज़ करें फिक्स्ड यूज़ करें और साथ ही साथ रिलेटिव भी यूज़ करें और आइकन्स को का भी इस्तेमाल करें सो दैट्स इट जिस तरह मैंने किया है आप एक बटन बनाएं और बटन को किसी डिफ के अंदर राइट बॉटम या राइट टॉप पे अलाइन करें एक क्रॉस का आइकन लें दिस इज़ द पॉइंट जिस तरह आप एक डिफ के अंदर आपको क्रॉस नज़र आता है तो आप एक क्रॉस का आइकन लें और उस आइकन को स्पेन में बंद करें और उस पेन को स्टाइल पोजीशन दें क्या एब्सोल्यूट और उसको डिफ के राइट टॉप पे कर दें कहाँ पे राइट टॉप पे ताकि आप वो फील आए ना कि इस क्रॉस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस डिफ को क्लोज कर देगा सही है तो इस तरह करें कोई मसले हैं तो मेरे साथ डिस्कस करें दैट्स इट फॉर टुडे इंशाल्लाह कल CSS डिस्प्ले डिस्कस करेंगे दैट्स इट इंशाल्लाह सी यू टुमारो